बात तो ये जो अल्पसंख्यक आप बोल रही हैं, मुझे इस शब्द से आपत्ति है। क्योंकि जो समाज इस देश में दूसरा बहुसंख्यक समाज है, जिसकी जनसंख्या 20% से अधिक है, कोटेड अनकोटेड, उसको आप किस आधार पर अल्पसंख्यक बोल सकते हैं? मैं शाम को उनकी छत पर गया और मैंने चारों दिशा नजर घुमाई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, मुझे मस्जिदों की गुंबद के अलावा वहां आसपास कोई मंदिर नजर नहीं आया। और उसके बाद बड़े स्ट्रैटेजिक तरीके से पहले एक मस्जिद में अजान होगी, फिर दूसरे मस्जिद में अजान होगी, मतलब जितनी आपको चारों ओर जो 7-8 मस्जिदें दिखेंगी, वो लोग अपने टाइम के हिसाब से वो जो है एक के बाद एक जो है अजान करेंगे और वो ये दर्शाएंगे कि अब हम यहाँ पर बहुसंख्यक हो गए हैं। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? आप सभी ने एक खबर सुन लिया होगा। अलीगढ़ में एक बार फिर से इतिहास दोहराया जा रहा है, जहां पे हिंदुओं का पलायन हो रहा है और मुस्लिमों का तुष्टीकरण हो रहा है। मुस्लिमों का तुष्टीकरण बढ़ता जा रहा है। हर घर के बाहर हिंदुओं ने सिर्फ ये लिख दिया कि ये घर बिकाऊ है। आखिर ऐसा क्यों? वो कहाँ गए जो दलित के मसीहा बनते थे? क्योंकि अगर आपको बता दूँ, उस गाँव में, जिस गाँव की हम बात कर रहे हैं, उसमें लगभग 125 हिंदू होंगे और 800 घर मुसलमानों का है। लेकिन वहीं पे जो एक तरफ से ये किस्सा किया जा रहा है, एक तरफ से ये बातें कही जा रही है कि डीजे का साउंड डिस्टर्ब कर रहा था इनको, जिस वजह से बहस हुई। तो एक तरफ से ये बातें उठ रही है कि, और ये बातें भी आई है सामने हिंदुओं की तरफ से, जो पुलिस में ये रिपोर्ट लिखाई गई कि 4-5 लड़कियां, जो हिंदुओं की जो शादी हो रही है, बारात को रोका जाता है और लड़कियों के साथ छेड़खानी हुई है। तो सच्चाई क्या है आखिर? और ऐसा तो नहीं है कि ये सारी सच्चाई कोई पहली बार आई है। इससे पहले भी ऐसे कई बातें, कई मुद्दे हुए हैं जिनको हम अल्पसंख्यक समझते आए हैं, पर सच्चाई तो आज कुछ और ही है। अल्पसंख्यक मैं और आप बनते हुए जा रहे हैं। इन सभी को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट मिस्टर वेद शर्मा जी हैं। आई थिंक ये किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। आपने इनको कई डिबेट में, कई यूट्यूब चैनल्स में भी इनके डिबेट देखे होंगे। तो आइए इनसे हम बात करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए। जैसे कि आपने सारे खबर देख ली होंगी कि अलीगढ़ में किस तरीके से टप्पल थाने में, नूरपुर गांव में एक एक चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। इन सब पर आप प्रकाश डालिए, इन सब पे आप क्या कहना है आपका? देखिए, यदि हम भारत की राजनीति को पिछले 6.5 दशक का थोड़ा सा अगर मूल्यांकन और अवलोकन करने की कोशिश करें, तो आप पाएंगे कि राज्य दर राज्य में और केंद्र की जो राजनीति रही है, वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण के इर्द गिर्द रही है। 2014 के बाद इस देश के अंदर एक अशांति पैदा करने की कोशिश की गई। मैं उन तमाम पहलुओं को आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि 2014 के बाद आपने देखा कि ये जो जातिगत आरक्षण के आंदोलन हैं, वो कितनी तेजी से बढ़ते हैं। आप हरियाणा में देखेंगे तो जाट आंदोलन के नाम से आग लगाई गई। आप राजस्थान में देखेंगे गुर्जर आंदोलन के नाम पर आग लगाई गई। आप महाराष्ट्र में देखेंगे मराठा आंदोलन के नाम पर आग लगाई गई। और उसके बाद जब कुछ नहीं बचा तो सीए एनआरसी के विरोध में जो है मुसलमानों का आंदोलन बनाकर आग लगाई गई। और उसके बाद दलितों को प्रवोक करके कहीं ना कहीं देश की सरकार को एंटी दलित दिखाने की कोशिश की गई और देश के अंदर एक ऐसा घमासान छेड़ दिया कि जैसे इस देश में कुछ संप्रदाय विशेष के लोगों के सर के ऊपर कोई पहाड़ टूट के पड़ा हो। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि नूरपुर में क्या हो रहा है। नूरपुर में जो हो रहा है वो कुछ नया नहीं है और उसकी जो बानगी है, उसकी जो इबारत है, इनके समाज के सो कॉल्ड जो मसीहा लोग हैं, उन्होंने गाहे बगाहे अपने जो है तमाम एक्नॉलेजमेंट्स में, अपने तमाम उद्बोधनों में कहा है। मैं आपको सीए एनआरसी का एक वाकया याद दिलाऊंगा। शाहीन बाग में वहां पर एक सो कॉल्ड बहुत बड़ी सेकुलर पत्रकार हैं, आरफा खानम शेरवानी। वो मोहतरमा आती हैं और उसके बाद अपने समाज की जो है खालाओं को, अम्माओं को, नानियों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हमें स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी। अगर हम 10% हैं या उससे कम हैं तो हमें समाज में घुल मिलकर रहना होगा। हम 15% या उससे ऊपर हो जाएंगे तो हमें अपना दबाव बनाना पड़ेगा और जैसे ही हम उससे अधिक हो जाते हैं तो हमें अपना शरिया लागू करना पड़ेगा। अब आप ये सोचिए, एक तरफ हम संविधान की बात करते हैं, हम संवैधानिक रूप से इस देश को चलाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस देश के अंदर कुछ लोग हैं जो देश को शरिया से चलाने की
ख्वाब देखे बैठे हैं। और तकलीफ की बात यह है कि कैराना हो गया, कांधला हो गया, और ये कैंसर पहुंचता पहुंचता आज नूरपुर में पहुंच गया। कैराना पार्ट 2 ही है ये। और नूरपुर, मैं आपको इसकी एक और इबारत बताऊंगा। एक बार मुझे अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में बस्ती में जाना हुआ, गोंडा बस्ती करके एक जिला है, मुझे वहां जाना हुआ। तो मैं वहाँ के समाज के, हिंदू समाज के लोगों से मिला, तो उन लोगों के अंदर एक अपना अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन है। सेटिस्फैक्शन क्या है कि अधिकतर लोग सरकारी नौकरी में हैं, तो उनके लिए सरकारी नौकरी इंपॉर्टेंस है। मैं शाम को उनकी छत पर गया और मैंने चारों दिशा नज़र घुमाई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मुझे मस्जिदों की गुंबद के अलावा वहाँ आसपास कोई मंदिर नज़र नहीं आया। और उसके बाद बड़े स्ट्रैटेजिक तरीके से पहले एक मस्जिद में अजान होगी, फिर दूसरे मस्जिद में अजान होगी, मतलब जितनी आपको चारों ओर जो 7-8 मस्जिदें दिखेंगी, वो लोग अपने टाइम के हिसाब से वो जो है एक के बाद एक जो है अजान करेंगे, और वो ये दर्शाएंगे कि अब हम यहाँ पर बहुसंख्यक हो गए हैं। आप एक बात बताइए, इस देश के अंदर सेक्युलरिज्म की बात होती है, यदि सेक्युलरिज्म इस देश की संवैधानिक व्यवस्था के अंदर डाल दिया गया 1976 में, तो ये अल्पसंख्यक का टैग क्यों नहीं मिटाया गया? क्योंकि सेक्युलरिज्म और अल्पसंख्यक एक साथ नहीं चल सकते। यदि अपने देश के संवैधानिक व्यवस्था के अंदर सेक्युलरिज्म है, तो उसके साथ आप जो है इस सो कॉल्ड अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को कैसे चला सकते हैं? आपको 1976 में देश के अंदर आपने सोशलिस्ट सेक्युलरिज्म वर्ल्ड, इस संविधान की आत्मा को मारकर आपने जबरदस्ती लिख दिया, देश के तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया, और उसके बाद आपने इस देश के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एंट्री करवा दी। तो तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसे ही सेक्युलर लोगों की सरकार आती है, और वो हिंदुओं के सबसे बड़े कुंभ में जो कुंभ का प्रभारी मंत्री होता है, वो आजम खान को बनाती है। और अभी हिंदुओं के जले में नमक छिड़कने का काम ममता बनर्जी जो है बंगाल में कर रही हैं। वो वहां पर तारकेश्वर मंदिर का जो चलाने वाला जो प्रबंधक होता है, वो अपने एक पिट्ठू मुस्लिम नेता को बना देती हैं। और क्या ये हिंदुओं को चिढ़ाने की राजनीति नहीं है? ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? क्या आपने पिछले 7 दशकों में इस देश के अंदर, क्या आपने देखा देश की किसी सरकार को? नहीं अमृत जी, मैं आपको रोकूंगी। तो ये मौका कौन दे रहा है? क्या हम हिंदू मौका नहीं दे रहे? निश्चित रूप से, क्योंकि इस देश के राजनेता भली भांति इस चीज को समझते हैं कि ब्राह्मण राजपूत को नहीं जो है देखना पसंद करता, राजपूत जो है बनिए को देखना नहीं पसंद करता, और बनिया जो है शूद्र को देखना नहीं पसंद करता। ठीक है, मैं समझ गई। तो आज वो जातिवाद, जो हमारे धर्म को जाति के नाम पे जो बांटने वाला एक मसीहा है, दलित मसीहा सरकार, जो हाथरस में जाके लौट जाते हैं, गिर जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं, आज कहाँ गए वो सारे? आज यही सबसे बड़ा सवाल है कि इस देश में उदित राज जैसे कौवे अपने आप को दलितों का ठेकेदार बताते हैं। बहन मायावती हजारों करोड़ रुपए मूर्तियों में और हाथियों में लगवा देती हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपने बहन मायावती को कभी पिछले 7 सालों में उन दलित बस्तियों में जाकर उनका दर्द पूछते हुए देखा, जिन दीवारों पर बड़ा बड़ा लिखा है कि ये घर बिकाऊ है? अभी जो है बिहार से खबर आई कि कुछ मोमिनों ने दलित बस्ती के ऊपर जो है आक्रमण कर दिया। क्या दलित के ठेकेदार चंद्रशेखर रावण के छाती में जो है खून उबलता हुआ आपने देखा? बड़ा अच्छा लगता है, सर पे नीला फेटा बांध लिया जाता है और उसके बाद जय भीम चलाया जाता है। देखिए ये एक बड़ी साजिशन वाली राजनीति है। देखिए ओवैसी तो क्या है, उसके बारे में मैं ना ही बोलूं तो अच्छा है, क्योंकि मैं अपनी जो है जबान को नहीं खराब करना चाहता, क्योंकि उसका नाम आते ही अच्छे शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं निकलती है। और ये साजिश कैसी है, आपको इस देश की राजनीति को थोड़ा सा और जो है इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। यूँ करना पड़ेगा कि एक बहुत बड़े तुर्रम खां नेता हुए, उनका नाम था अहमद पटेल, क्योंकि उनके नाम में ही बड़ा कंट्रोवर्सी, अहमद और पटेल। चलिए कोई बात नहीं, वो राजमाता एंटोनियो माइनो के जो है मुंशी थे, सारा जो है कुंडली उनके हाथ में रहता था, और कौन से वजीर को कहाँ बिठाना है, कहाँ उठाना है, वो किया करते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनको श्रद्धांजलि है, पर जो उनके कुकर्म है आज उसके ऊपर प्रकाश डालना जरूरी है। 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ और इन लोगों ने एक रणनीति बनाई।
इन्होंने क्या रणनीति बनाई कि जो है दो युवाओं का साथ पसंद है। एक नारा चला, प्रशांत किशोर इनके स्ट्रैटेजिस्ट हुआ करते थे, और दो युवाओं का साथ ऐसा पसंद आया यूपी वालों को कि उनकी राजनीति की दुकान बंद कर दी। फिर इन्होंने कहा कि इस राजनीति में कुछ तड़का लगाना चाहिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बुआ और बबुआ का जो है गठजोड़ करा दिया, और कांग्रेस जो है सवर्णों का वोट काटने के लिए वो जो है साइड में खड़ी हो गई कि यादव, मुस्लिम और दलित का पोलराइजेशन हो जाएगा, सवर्णों का वोट जो है कांग्रेस काट लेगी, और जो है बीजेपी ना 3 में रहेगी 13 में। तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2014 में इस देश की जब राजनीति बदली, जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में आए, तो उन्होंने इस देश में तमाम राज्यों में राजनीति के मायने बदल दिए। जो तमाम पैरामीटर्स होते थे उनको चेंज कर दिया, और जिन राज्यों में राजनीति सिर्फ और सिर्फ जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के इर्द गिर्द घूमती थी, उन्होंने विकास के मायनों में जो है बदल दिया। माफी चाहूंगी, आपको रोकूंगी। ये एक राजनीतिक विडंबना है जो हमें सहना ही पड़ेगा, इसका बोझ हमें उठाना ही है। लेके चलूंगी मैं आपको मुद्दों पे फिर से। तो इन सब में जनसंख्या नियंत्रण का एक बिल पास नहीं कर देनी चाहिए सरकार। आज केंद्रीय सरकार है, अभी अगर ये हिंदू की सरकार, एक इनके ऊपर एक लांछन लगाई जाती है, हिंदुत्व की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, तो ये सरकार जिसे हमने चुना है, आज क्यों इस वक्त जहां पे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बातें होती है, तो क्यों नहीं जनसंख्या नियंत्रण बिल एक पास करती है? देखिए, बहुत सारे इसमें एंगल्स हैं। पहली बात तो ये जो अल्पसंख्यक आप बोल रही हैं, मुझे इस शब्द से आपत्ति है। क्यों? क्योंकि जो समाज इस देश में दूसरा बहुसंख्यक समाज है, जिसकी जनसंख्या 20% से अधिक है, कोटेड अनकोटेड, उसको आप किस आधार पर अल्पसंख्यक बोल सकते हैं? यदि हम अपने संविधान की प्रति उठाएं और उसकी मूल भावना पर जाकर जांच करें, तो भी ये लोग अल्पसंख्यक नहीं कहलाए जा सकते। और विडंबना ये है कि देश के 8 राज्यों में जो हिंदू अल्पसंख्यक है, उसको वो तमाम राज्य सरकारें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दे रही, क्योंकि हिंदू उनका वोट बैंक नहीं है। इस देश में बांग्लादेश से आने वाला घुसपैठिया, म्यांमार से आने वाला रोहिंग्या इस राज्य में जो इस देश में जो है तमाम सुविधाओं को उपभोग कर रहा है, वो वोट बैंक है। परंतु इस देश का हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी कहीं पर जो है पिछड़ा हुआ नजर आता है। इसके पीछे समस्या ये है कि जो हम ये तमाम जातियों में विभाजित हुए दिखते हैं, और जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, तब तक इसी प्रकार से हमारा राजनीतिक दोहन होता रहेगा। और ये जो सो कॉल्ड अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, ये इस देश में पिछले 7 दशकों से चल रही है, और ये आगे चलती रहेगी। कल कैराना में हुआ, उसके बाद कांदला में हुआ, आज नूरपुर में हुआ, कल कहीं और होगा, और आप और हम मूक दर्शक बन के रह जाएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक हम इन नेताओं के भरोसे अपनी ठेकेदारी इनके हाथों में देते रहेंगे, ये लोग अपने राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से उस जो है मुद्दों को यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। जी, आप ये कह रहे हैं कि जिस केंद्रीय सरकार को बीजेपी समर्थक ने चुना है, उस पर भरोसा भी ना करें? नहीं, देखिए, केंद्र सरकार के अंदर बहुत सारी सुगबुगाहटें चल रही हैं कि अब जो है आने वाले सत्र के अंदर जो है ये जनसंख्या नियंत्रण जो बिल है, बंगाल में खुलेआम खून की होली होती है निश्चित रूप से जी, यहाँ पे पलायन हो रहा है। मैं आपको इसी मुद्दे से जोड़ना चाह रहा हूँ। जैसे ही नूरपुर वाला मामला सामने आया, राज्य सरकार ने त्वरित संज्ञान लेते हुए गंभीर धाराओं के अंदर उन सभी अपराधियों को पकड़ने का काम किया है। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 2017 से पहले की एक सरकार थी, आपको ज्ञात होगा, मुजफ्फरनगर के अंदर जो है बहुत बड़ा दंगा हुआ, और वहां बताया जाता है कि उस वक्त के एक कैबिनेट मंत्री ने बकायदा बांग्लादेश से कुछ लोगों को जो है बुलाया, और मुजफ्फरनगर के अंदर जो है दंगा पूरी तरीके से जो है वहां फैलाने का काम किया। और उसके बाद वो लोग आज तक उस दंगों पर क्या कार्रवाई हुई आप जानते हैं। तमाम भाजपा के नेताओं को जेल में डाल दिया गया, 1-2 साल तक वो बेचारे जेल में रहे। उसके बाद उनके खिलाफ कोई सबूत ना हो, क्योंकि वो सारे के सारे झूठे मुकदमे थे, और वो जो है छूटे। पर जो असली कल्प्रिट थे, वो आज तक भी कानून की जद में नहीं आ पाए हैं। पर आज जो राज्य सरकार है, वो निश्चित रूप से संजीदा है। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश
देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है और वो लोग आज कानून की जद में हैं, वो लोग जेल के अंदर हैं। हाँ, निश्चित रूप से इसके ऊपर एक बहुत ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में काम करने की ज़रूरत है। आज हम कोरोना की महामारी से लड़ रहे हैं, एक तरफ चीन से लड़ रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, और मुझे आशा है कि आने वाले लोकसभा के सत्र में निश्चित रूप से केंद्र सरकार जो है इसके ऊपर काम कर रही है और कोई इस प्रकार का बिल आने की पूर्णतया संभावना है। होपफुली। थैंक यू सो मच वेद जी। तो अभी जैसे आपने वेद शर्मा जी की बातें सुनी कि किस तरीके से इन्होंने आने वाले भविष्य में जो संभावनाएं हो सकती है जिससे वो हिंदू भी जाग जाएं, या फिर जो जागने की सोने का जो नाटक कर रहे हैं वो भी शायद उठ जाएं। तो अभी जो पलायन हो रहा है और इससे पहले जो इतिहास में पलायन होते आए हैं और इस तरीके का जो राजनीति हो रही है जहाँ पे आज भी अवार्ड वापसी गैंग चुप है, जो हमेशा एक गीदड़ और भेड़ की तरह हाथरस में मुद्दा बनाते थे, आज वो शांत हैं। वो क्यों हैं? तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।